हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दिनेश ओझा है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिवगंज में एज ए फिजिक्स लेक्चरर अपॉइंटेड हूँ। तो अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा लेक्चर क्लास 12th के चैप्टर नंबर 11 पर बेस्ड है और इस चैप्टर का जो नाम है वो है चैप्टर नंबर 11 किरण प्रकाशिकी। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर के नाम से ही अपने को पता चल रहा है, इसमें एक वर्ड आ रहा है प्रकाशिकी। ठीक है, तो प्रकाशिकी क्या होती है? प्रकाशिकी ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम प्रकाश और उससे रिलेटेड जो फिनोमेना है, उससे रिलेटेड जो घटनाएं हैं, जैसे है परावर्तन और अपवर्तन, जिनके बारे में हम पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं, इन घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा कुछ और घटनाएं हैं शायद जिनके बारे में आप पहली बार सुन रहे होंगे या कुछ बच्चों ने सुन भी रखा होगा, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन है और ध्रुवण है। तो सबसे पहले हम प्रकाशिकी की परिभाषा लिखेंगे कि प्रकाशिकी क्या होती है। प्रकाशिकी, ठीक है, तो इसकी परिभाषा होती है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी कहलाती है। प्रकाशिकी कहलाती है। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई प्रकाशिकी की। तो इसमें दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाश और उससे संबंधित घटनाएं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले, एक तो प्रकाश के बारे में और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में। तो अब प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो जो घटनाएं हैं प्रकाश से संबंधित वो कौन सी है? पहली है परावर्तन, ठीक है, अपवर्तन। ओके, इनके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पहले से ही जानते होंगे। इसके अलावा जो 12th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो घटनाएं हैं व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण। ओके, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम जिन घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे वो है परावर्तन और अपवर्तन। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण के बारे में हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब प्रकाशिकी हो गया। तो अब मैंने कहा कि प्रकाशिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं? प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं का। तो पहले हम प्रकाश की डेफिनेशन जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, ठीक है, तो पहले से जैसे अपने को पता है कि ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है। तो अब हम हायर क्लास में ये वाली परिभाषा का उपयोग नहीं करके दूसरी परिभाषा जो है, थोड़ी एडवांस परिभाषा, उसका उपयोग करेंगे। तो ये जो परिभाषा है वो इस प्रकार है, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय, मतलब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग जिसके कारण हम वस्तुओं को देखने में सक्षम हो पाते हैं। प्रकाश कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रकाश की परिभाषा है। ठीक है, अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? जैसे एक वर्ड आया है स्पेक्ट्रम, तो जैसे स्पेक्ट्रम एक ग्रुप है, बहुत सारी विद्युत चुंबकीय विकिरणें एक जब ग्रुप में बनाते हैं, एक समूचे जैसे उनका बना देते हैं, तो उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो उस समूचे का एक बहुत सारी वेव्स जो मिलके हैं वो स्पेक्ट्रम बनाती हैं और उनमें से वो वेव्स जिसके द्वारा हम देख पाएंगे
उसे प्रकाश कहेंगे। तो सिंपल सी परिभाषा है प्रकाश की। ठीक है, तो प्रकाश की परिभाषा जान ली हमने। ओके, अब हम प्रकाशिकी के भागों का अध्ययन करेंगे कि प्रकाशिकी को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रकाशिकी को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो जैसा कि दोनों ही वर्ड्स में प्रकाशिकी वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो प्रकाशिकी वर्ड आते ही हमें समझना चाहिए कि इसमें हम प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो वैसे ही तरंग प्रकाशिकी में भी प्रकाशिकी वर्ड आ रहा है, तो इसमें भी हम प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे। फिर दोनों में अंतर क्या है? अगर दोनों में ही हम प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो अंतर क्या है? तो अंतर इतना सा है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी जो साइज होती है वो प्रकाश की वेवलेंथ के कंपेरेबल बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी साइज होती है वो प्रकाश के वेवलेंथ के ऑर्डर की होती है, उसके कोटि की होती है। ठीक है, तो ये जो घटना है इनमें ऑब्जेक्ट की साइज ज्यादा होने की वजह से हम डे टू डे लाइफ में इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसको फील कर पाते हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज बहुत ही कम होने के कारण नॉर्मली हम इन्हें फील नहीं कर पाते हैं, और तो लेबोरेटरी में ही हम इन्हें फील कर पाते हैं। तो हम अंतर लिखते हैं कि ये जो है वो स्थूल है। ठीक है ना, यानी कि मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पे अप्लाई होता है, और ये जो है वो क्या है? सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोपिक, यानी कि छोटे लेवल पे अप्लाई होते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो आता है मिरर, दर्पण, लेंस, ओके, इसके अलावा टेलीस्कोप, ठीक है, दूरदर्शी, ओके, प्रिज्म, ओके, और इसमें जो ऑब्जेक्ट आते हैं जैसे यंग्स डबल स्लिट, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब हम अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हेडिंग होती है वो होती है किरण, यानी कि रे। तो किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। ओके, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है हमेशा। ठीक है, तो और जो प्रकाश का पथ होता है उसी को हम किरण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार होगी, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश का सीधा पथ प्रकाश किरण कहलाता है। सिंपल परिभाषा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और उसका जो सीधा पथ है उसे प्रकाश किरण कहते हैं, और प्रकाश किरण को हम एक तीर के निशान से दर्शाते हैं। ठीक है, हमारी अगली परिभाषा है प्रकाश पुंज या किरण पुंज भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, इसकी परिभाषा ये होती है कि जब बहुत सारी प्रकाश किरणें, ठीक है, एक समूह बनाती है तो इस प्रकार हमें प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, बहुत सारी समांतर प्रकाश किरणों का समूह, समांतर प्रकाश किरणों का समूह प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश पुंज को अगर दर्शाना है
तो हम बहुत सारी समांतर प्रकाश किरणें खींचते हैं। इस प्रकार से हमें जो प्राप्त होगा वो होगा प्रकाश पुंज या किरण पुंज। ठीक है। और जैसा कि हमने पहले ही कहा है, इस चैप्टर में हम प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहली घटना है जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन में जो प्रकाश किरण है वो दो माध्यमों के जो परिसीमा है उस पर आपतित होती है और उस पर आपतित होकर के वापस पहले वाले माध्यम में लौट जाती है। जो ये घटना है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, प्रकाश किरण का दो माध्यमों की परिसीमा से टकराकर पुनः प्रथम माध्यम में लौट जाने की घटना। लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है। अब हम इसको इस टाइप से समझ सकते हैं। मान लो कि ये दो माध्यमों के बीच की परिसीमा है, इंटरफेस है। यहां पर अपना पहला माध्यम है, फर्स्ट मीडियम, इस साइड में सेकेंड मीडियम। ओके। और ये जो है वो दोनों के बीच की बाउंड्री है। तो यहां से मान लो एक रे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है। तो ये जो रे है वो इस बाउंड्री से टकरा के वापस पहले वाले मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। तो ये जो फिनोमेना है, ये जो घटना है, उसे को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। ये किरण हमारी है आपतित किरण, ये किरण है परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टेड, और ये है हमारा अभिलंब। ठीक है। नेक्स्ट है परावर्तन के नियम। ठीक है। वैसे परावर्तन के नियम यहां पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उनको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, थोड़ा इंट्रो दे दूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, परावर्तन के नियम। ठीक है। नियमों को पढ़ने से पहले हम दो एंगल्स के बारे में जान लेते हैं। ये है अपना अभिलंब और ये है आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसे कहते हैं परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम परावर्तन के नियमों के बारे में पढ़ें। तो परावर्तन का पहला नियम है, ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहता है आपतन कोण, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है। ऑलवेज हमेशा बराबर होगा। ठीक है। चाहे अपना जो सरफेस हो वो फ्लैट हो या फिर कर्व्ड हो यानी कि मुड़ा हुआ हो। ठीक है। इसको इस टाइप से समझ सकते हैं कि मान लो ये देखो, ये कर्व्ड सरफेस है, एक गोला है, एक स्फीयर है। ठीक है। तो यहां पर इसका सेंटर है, तो सेंटर से कोई भी लाइन हम खींचेंगे तो जो स्फीयर का जो सरफेस है उसको उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो मान लो अब इस पॉइंट पे ये किरण आपतित हो रही है, तो ये इस प्रकार से क्या होगी? परावर्तित होगी। तो यह एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आपतन कोण
परावर्तन कोण के इस प्रकार बराबर होगा। अगर मान लो एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस पॉइंट पे अगर हम, ठीक है, इस टाइप से एंगल ऑफ इंसिडेंस ले, सॉरी इंसिडेंट रे आती है, तो ये इस प्रकार से परावर्तित होगी कि परावर्तन के नियमों का पालन हो, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो परावर्तन का प्रथम नियम है कि आपतन कोण जो परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा, उसका हर स्थिति में पालन होगा। ठीक है, अब हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा नियम परावर्तन का, ठीक है, ये नियम है कि मान लो ये परिसीमा है दो माध्यमों के बीच की, तो यहां जो ये आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और ये अपना अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो ये तीनों कागज के तल में है, तीनों कागज में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इनका तल एक ही होता है। तो ये परावर्तन का दूसरा नियम है। ये अपने आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अपना अभिलंब। ठीक है, जैसे ये मेरी 3 उंगलियां हैं, तो तीनों कागज में आई हुई है। मान लो ये उंगली ऊपर इस टाइप से, तो तीनों उंगलियों का तल एक समान नहीं है, ये जो बीच वाली उंगली का तल अलग है। ठीक है, लेकिन अभी तीनों का तल समान है। तो वैसे ही ये तीनों जो किरणें हैं वो कागज में स्थित है। अगर इसमें से एक किरण इस प्रकार से मुड़ी हुई होती, जैसे ये पेन बाहर आ रहे, तो तीनों का तल एक ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब का तल, तीनों का तल एक ही। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, इसमें हम 2 स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली स्थिति है, ठीक है, दर्पण द्वारा बिंदु वस्तु यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिंदु वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, तो इसको इस टाइप से समझ सकते हैं। मान लो ये अपना दर्पण है, तो किसी भी दर्पण में 2 साइड होती है। ठीक है, एक होती है सिल्वर्ड और एक होती है रिफ्लेक्टिंग। तो ये जो है पीछे वाली सिल्वर्ड है, यानी कि चांदी लगी हुई सतह है, और ये आगे है वो है परावर्ती या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसके कारण हमारा प्रतिबिंब निर्मित होगा। और यहां पर हमारा बिंदु वस्तु है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो ये रहा अपना ऑब्जेक्ट। तो इसको समझने से पहले हमें 2 चीजें समझनी होगी कि कोई भी वस्तु हमें जहां पर वो है वहीं पर क्यों दिखाई देती है, और दूसरा अगर कोई हमें इमेज जो वस्तु की है तो वो इमेज कहां पर दिखाई देगी। तो पहली, कोई भी वस्तु जहां पर है वहां पर इसलिए दिखाई देगी क्योंकि हमें वस्तु वहीं पर दिखाई देती है जहां 2 या 2 से अधिक आपतित किरणें आपस में मिलती है या एक दूसरे को काटती है। और प्रतिबिंब हमें वहां दिखाई देता है जहां 2 परावर्तित किरणें आपस में काटती है, 2 परावर्तित किरणें आपस में मिलती है या काटती है, वहां हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है तो एटलीस्ट हमें 2 किरणों की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार मान लो ये पहली किरण है, तो इस प्रकार से दर्पण पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित होगी। अब एक दूसरी किरण लेते हैं, ठीक है, वो भी परावर्तन के नियमों का पालन करेगी। ओके, तो ये आपतित हो गई और ये परावर्तित हो गई। तो देखिए ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये यहाँ पर मिल रही है, इसलिए यहाँ पर हमें वस्तु दिखाई देगी। तो ये परावर्तित किरण और ये भी परावर्तित किरण। अब ये दोनों जहां पर मिलेगी हमें यहाँ पर वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो इस साइड में क्या ये दोनों किरणें मिलेगी,
जैसे ये आगे बढ़ रही है तो इनके बीच की आपस की दूरी तो बढ़ती जा रही है, तो ये किरण इस साइड में जा रही है, इस साइड में जा रही है, तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जाने के कारण ये इस साइड में नहीं मिलेगी। तो इनको मिलाने के लिए इन किरणों को पीछे की ओर आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये लो, ये इस किरण को आगे बढ़ाए, इसी प्रकार इस किरण को भी आगे बढ़ाइए। तो ये दोनों यहां पर आपस में कट कर रही, तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बनेगा, तो ये है इमेज। ठीक है, इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब हम दो किरणों की सहायता से बना सकते हैं। तो इसके बनाने का शॉर्ट तरीका भी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। मान लो ये अपना दर्पण है, ओके, ये अपना दर्पण है और यहां पर अपना ऑब्जेक्ट है, ओके। तो शॉर्ट में अगर अपने को इमेज बनानी है तो क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट से इस दर्पण पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ओके, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ओके। अब हम क्या करते हैं, जितना इस परपेंडिकुलर पर ये जो ऑब्जेक्ट है जितना दर्पण से आगे है, अपनी जो इमेज है इस परपेंडिकुलर पर दर्पण से पीछे बनेगी। तो ये इतनी डिस्टेंस आगे है तो इतना ही डिस्टेंस ये पीछे बनेगा, यानी कि यहां पर, ओके, यहां पर अपनी इमेज बनेगी। तो ये है अपना ऑब्जेक्ट और ये है उसकी इमेज, और ये हम प्रूव भी कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहीं पे बनेगी। इसके लिए हम किरण चित्र खींचते हैं। ये लो, ये हो गई आपतित किरण, तो इधर आपतित है तो ये इस टाइप से क्या होगी, परावर्तित होगी। इसी टाइप से एक दूसरी आपतित किरण ये है, ये इस दिशा में क्या होगी, परावर्तित होगी। इनको आगे बढ़ाओ और देखो ये कहां पर कट कर रही है, ये लो, इसको भी आगे बढ़ाओ, ये दोनों इसी बिंदु पर कट कर रही है, ओके। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि अगर आपको शॉर्ट में इमेज बनानी है तो आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, ओके, इस ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और इस परपेंडिकुलर पर जितना आगे ऑब्जेक्ट दर्पण के होता है उतना ही इस परपेंडिकुलर पर पीछे की ओर इसका इमेज बनेगा, ओके। अब इसका सेकेंड टॉपिक ये है, दर्पण द्वारा विस्तृत वस्तु, यानी कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, विस्तृत वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, तो मान लो ये अपना दर्पण है और इसके आगे एक वस्तु ए बी है, ये ए बी वस्तु है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। और अब हम इस वस्तु का इस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा वो पता करना चाहते हैं। तो पहले ये दो पॉइंट लीजिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो जैसा अभी हमने बिंदु वस्तु के लिए किया था प्रतिबिंब निर्माण, इसी प्रकार ए और बी पॉइंट के प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो देखिए, इस ए पॉइंट का प्रतिबिंब बनाने के लिए इससे एक परपेंडिकुलर दर्पण पर डालते हैं, ठीक है। और जितना आगे ये ए पॉइंट इस दर्पण का है उतना ही पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो यहां पर लगभग इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये लो, ये ए का प्रतिबिंब हो गया ए डैश, ठीक है। अब बी का भी प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इससे परपेंडिकुलर खींचेंगे, ओके। तो जितना आगे पॉइंट बी है उतना ही पीछे इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा बी डैश। अब अगर वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो दोनों को मिला देते हैं, मिला दिया, ये वस्तु का क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया, ओके। तो इस प्रकार हम किसी भी विस्तृत वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है। और इसको किरण आरेख द्वारा भी प्रूव कर सकते हैं कि इसी प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब है। लो, ये दो आपतित किरणें बनाते हैं, ये एक आपतित किरण होगी, ठीक है। इस प्रकार ये आपतित किरण, तो ये इस टाइप से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और इसी टाइप से इस दिशा में एक आपतित किरण इस प्रकार सीधे 90 डिग्री पर अगर आपतित होगी तो दोबारा अपने पथ पर लौट जाती है। अगर जो किरण 90 डिग्री पर आपतित होती है तो दोबारा उसी पथ पर लौट जाती है, ठीक है। तो ये परावर्तित किरण इस दिशा में और ये परावर्तित किरण इस दिशा में, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये लो, ये परावर्तित किरण यहाँ पे मिली, इसको आगे बढ़ाओ और देखो ये दोनों यहाँ पर कट कर रही, ठीक है। इसी प्रकार एक आप बी से एक आपतित किरण डालते हैं, ये लो, एक आपतित किरण होगी तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है।
अब एक आपतित किरण इस प्रकार डालो तो इस प्रकार आपतित होगी, तो इस प्रकार परावर्तित होगी। तो अपने को प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए ये जो परावर्तित किरण है, ये वाली किरण और ये वाली किरण, इन दोनों को पीछे की ओर आगे बढ़ाते हुए, ये तो आगे बढ़ी हुई है, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों यहाँ पर कट करेंगे, तो इस प्रकार ये ए बी प्रतिबिंब अपना बन गया। ओके, तो ये अपना किरण प्रकाशिकी का पार्ट 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। और जो है हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।